दोस्तों, आदर्श केमिस्ट्री में आप सबों का स्वागत है। मैं एसके यादव। जैसा कि कल हमने देखा था, विलियन के अनुसंख्यिक गुणधर्म के बारे में जान रहे थे कि अनुसंख्यिक गुणधर्म वो होता है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। उसके नेचर, प्रकृति कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसमें हम लोग चार चीज को देख रहे थे, जिसमें पहला था हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन होता क्या है? जैसा कि आपने मान के चलिए कि एक शुद्ध विलायक को लिए हैं। एक शुद्ध विलायक है आपके पास, मान लीजिए कि जल है, ये शुद्ध है, प्योर है, इसमें कुछ नहीं मिला है। अशुद्ध कब होता है? जब उसमें कुछ मिल जाए। मान के चलिए कि उस शुद्ध विलायक, इसको हम लोग पी0 से सूचित करते हैं, और मान के चलिए कि उसमें अभी उसका कुछ दाब है, मान लीजिए कि 10 बार है, 10 बार एटीएम कुछ भी हो। अब उसमें आप कुछ चीज को मिलाते हैं, चीनी की मात्रा को मिलाते हैं, तो ऐसे केस में मिलाने के बाद वो विलियन बनता है। तो जो विलियन होगा उसका जो वाष्प दाब होगा वो प्योर वाष्प दाब से हमेशा घटा हुआ होगा। अर्थात अगर प्योर का 10 है तो मिलाने के बाद फिर अगर आप मापेंगे पूरा सॉल्यूशन का तो इससे कम होगा। वही चीज को हमने लिखा है कि जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब जो प्राप्त हुआ शुद्ध विलायक ना के वाष्प दाब से घटता है, और घटा हुआ वाष्प दाब, जो घटा हुआ वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है ना। यह विलय के मोलंश के बराबर होते हैं। देखिए घटा हुआ ही है ना, शुद्ध विलय का जो हमारा हो गया ये वाष्प दाब, और ये विलयन का वाष्प दाब, बटा में क्या हो गया? शुद्ध विलय का वाष्प दाब। दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर होता है? विलय के मोलंश। बी इंडिकेट करता है हमेशा विलय ना। अब यहाँ देखिए P0 माइनस पी एस इक्वल टू P0 बराबर, आप एक्स बी बराबर पीछे भी पढ़े होंगे, फॉर्मूला होता है NB बटा NA प्लस NB। अब देखिए यदि मान के चलिए कि आपका ये बिलियन है, बिलियन में है ना, बिलियन में अगर विलय की मात्रा बहुत कम हो, मान लीजिए कि आपके पास 10 लीटर पानी हो, उसमें 2 ग्राम चीनी हो, तो एकदम कम हो, उसको हम न के बराबर कह सकते हैं। तो ऐसे केस में बिलियन में हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में हम लोग NB, क्योंकि बिलियन से हटाना है, ऊपर नहीं हटाना है, ठीक है ना, नीचे में हम लोग बी को इग्नोर कर देते हैं ऐसे केस में। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया? P0 माइनस पी एस इक्वल टू P0 बराबर, अब देखिए NB, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। मोल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो मोल को अगर बी के लिए निकालना है तो NB, इसका क्या हो गया? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखते हैं? W। बी इसलिए क्योंकि बी के लिए द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान किसके लिए? तो बी के लिए। ठीक है ना। और उसी तरीके से हम NA के लिए भी लिख सकते हैं। क्या होगा? WA, और बटा में क्या हो जाएगा? MA। अब देखिए यही वैल्यू को हमने बैठा दिया यहाँ, और फिर P0 माइनस पी एस, P0 बराबर क्या हो गया? WB, MB नीचे हो गया, अब ये ऊपर चला जाएगा MA, और ये नीचे। अब देखिए यहाँ WB क्या है? विलय का द्रव्यमान। MB क्या है? विलय का मोलर द्रव्यमान। M है तो मोलर द्रव्यमान, अब ये है तो द्रव्यमान। A के लिए ये विलय का द्रव्यमान हो गया, और MA विलय का मोलर द्रव्यमान हो गया। उसी प्रकार से है हमारा अगला, क्या है? क्वथनांक का उन्नयन, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ना। उन्नयन मतलब होता है उन्नति होना। इसे देखने से, हेडिंग से हमको पता चल रहा है कि इसमें क्वथनांक का उन्नति होगा। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक होता है वह ताप ना जिस पर कोई द्रव का दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होता है कि जो विलयन का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। नहीं, जैसा मान लीजिए कि आपने यहाँ लिया है कुछ विलयन में, पहले शुद्ध विलायक है, ठीक है ना। अब शुद्ध विलायक का कुछ है, ठीक है, और जब प्राप्त आपका विलयन हो, फिर मान लीजिए इसमें आप चीनी मिला दिए, उसी तरीके से पहले वाला जैसा, तो प्राप्त जो विलयन होगा उसमें क्वथनांक इसका बढ़ जाएगा। नहीं, अब अशुद्धि मिल गया। अब मान लीजिए कि पहले पानी था 100 डिग्री पर खोल रहा था, ये 100 डिग्री पर ये उबल जा रहा था, अब इसमें चीनी मिला दिए, तो अब ये 100 पर नहीं बल्कि इससे ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। मतलब कि प्राप्त विलयन का जो क्वथनांक होता है वो हमेशा शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होता है। यही चीज को हमने यहाँ लिखा है कि जब किसी अवाष्पशील ना ठोस विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तब प्राप्त विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है। ठीक है ना, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी द्वारा सूचित करते हैं। बी से बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा टी अर्थात टेम्परेचर में न परिवर्तन होगा। क्वथनांक क्या है? एक प्रकार का टेम्परेचर है, इसको इससे सूचित करते हैं, और यह मोललता के समानुपाती होता है। मोललता को हम लोग छोटा m से सूचित करते हैं। मान लीजिए हम लोग माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो है TB नॉट है। नॉट मतलब कि सूचित करते हैं हम लोग शुद्ध के लिए, तथा विलयन का क्वथनांक TB हो। बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ना, इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं क्वथनांक का। तो डेल्टा TB हमारा क्या हो गया? यानी कि टेम्परेचर का अंतर। मान के चलिए कि पहले इसमें जल था तो जल का 100 डिग्री था, अब हमने चीनी डाल दिया,
कुछ भी हो गया, मान लीजिए 110 डिग्री हो गया। तो अब ये दोनों का अंतर, तो प्राप्त विलयन का ये हो गया 110 डिग्री, तो विलयन के लिए हमने क्या माना है टीबी, तो टीबी माइनस टी नॉट बी हो गया। अब ये टी डेल्टा टीबी जो होता है समानुपाती होता है मोललता के, तो डेल्टा टीबी इजकल टू हम लोग समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ दे देंगे के बी इंटू एम। एम हमारा मोललता है, जहाँ के बी एक क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक भी इसको बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मोललता बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान होता है, पीछे हम लोग पढ़े हैं, पीछे वाला देख लीजिएगा क्लास को। एम बराबर क्या होता है विलेय के मोल, तो विलेय हमारा कौन है बी, बी से हम लोग इंडिकेट करते हैं विलेय को ना, तो ये डब्ल्यू बी बटा एम बी हमारा हो गया। और ये क्या हो गया डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो ये अगर ग्राम में रहता है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो एम का वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू बी इंटू 1000, और एम बी नीचे है और ये 1000 ऊपर चला गया है और डब्ल्यू ए नीचे रह गया है। अब एम का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे समीकरण 1 में, जैसे ऊपर हम लोग समीकरण 1 रखे हैं, तो डेल्टा टी बी इजकल टू हो गया के बी इंटू एम के जगह पर डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। आप चाहें तो इसके माध्यम से आप बी के लिए मोलर द्रव्यमान या इसी को आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एम बी यहाँ आ गया तो डेल्टा टी बी यहाँ आ जाएगा, आ गया। अब एम बी क्या है तो विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये तो पहले से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। फिर क्या है डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान, डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान, और डेल्टा टी बी क्या है क्वथनांक का उन्नयन, मतलब कितना का उन्नति हुआ कितना का अंतर हुआ। तो ये हम लोग का दूसरा पॉइंट है। अगला हम लोग का तीसरा पॉइंट, अब देखिए तीसरा हमारा है हिमांक का अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी होना। देखिए इसमें अब हिमांक का मतलब होता है जमना ना, बर्फ जमते हुए आप सबों ने देखा होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले पानी है, तो पानी जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान के चलिए कि जम जाता है। अब इसमें हम कुछ और पार्टिकल्स को मिला दिए, तो अब ये एक तरीके से क्या हो गया घना हो गया ना ये पूरा, तो अब कम ही टेम्परेचर मिलेगा, पार्टिकल्स आपस में चिपक जाएंगे और तुरंत जम जाएगा। तो हमको समझना कैसे है कि शुद्ध विलायक से इसका हिमांक जो होगा उसका क्या होगा कमी हो जाएगा, कम टेम्परेचर में अब ये जल्दी से जम जाएगा। तो यही चीज को हमने यहाँ लिखा है कि जब किसी अवाष्पशील ठोस विलेय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तब प्राप्त विलयन का जो हिमांक होता है, हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जमने की बिंदु, शुद्ध विलायक के हिमांक बिंदु से क्या होता है घट जाता है ना, जिससे हिमांक का हम लोग कहते हैं कि हिमांक में कमी हो गया और नमन हो गया। और इसको हम लोग डेल्टा टी, चूंकि यहाँ भी टेम्परेचर का अंतर है, और एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एफ इंडिकेट किया यहाँ फ्रीजिंग के लिए से सूचित करते हैं। यह मोललता के समानुपाती होता है, जैसा कि हमने पीछे देखा उसी प्रकार से यह भी मोललता के समानुपाती होता है। यहाँ हमने माना शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु जो है और टी नॉट एफ है, नॉट मतलब शुद्धता के लिए है ना, एफ फ्रीजिंग पॉइंट, टी टेम्परेचर के लिए, टी नॉट एफ मान लिए, और विलयन का हिमांक बिंदु टी एफ मान लिए, तब क्या होगा तो डेल्टा टी एफ। अब देखिए शुद्ध विलायक से घटेगा तो अब कम ही ना होगा, तो डेल्टा नॉट एफ है सॉरी टी नॉट एफ है में से घटा देंगे हम लोग टी एफ, मतलब कि ये हमारा विलायक का हो गया और ये हमारा विलयन का हो गया। अब ये क्या होता है मोललता के समानुपाती भी होता है, तो ये है ये भी फॉर्मूला हमारा हो गया। और जैसा कि पीछे हमने देखा एम का वैल्यू जो होता है इतना होता है, हम कुछ नहीं किए हैं, बस पिछले जैसा हम लोग यहाँ क्या किए हैं एम के जगह पर बैठा दिए हैं, और जस्ट लाइक वही है हिमांक क्वथनांक का उन्नयन के जैसा ही। अब उस तरीके से डब्ल्यू बी बैठा दिए हैं यहाँ, आप चाहें तो एम बी को यहाँ ले आइए और डेल्टा टी एफ को यहाँ ले जाइए। उसी तरीके से एम बी विलेय का मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान और डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान, के एफ हिमांक का अवनमन स्थिरांक हो गया, और ये डेल्टा टी एफ जो है से हिमांक का अवनमन हो गया। अगला हम लोगों का चौथा जो है ये हमारा है प्रासरण एवं परासरण दाब। ये मेन हम लोग को दिमाग में रखना है प्रासरण दाब, लेकिन प्रासरण जो है इसी से संबंधित है। तो पहले आप एक फिगर को समझिए, यहाँ एक छोटा सा फिगर बनाया हुआ है। आप मान लीजिए कि एक कंटेनर है, एक तरफ हमारा विलयन रखा हुआ है और एक विलायक है, ठीक है। विलायक मतलब प्योर से मान लीजिए पानी, और विलयन मतलब कि शरबत, इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, हिंदी में बोलते हैं, मतलब पतला से एक परत होता है। अब ये दोनों के बीच में रखा जाता है, तो अब देखिए इधर गाढ़ा पार्टिकल्स थोड़ा सा होंगे, क्योंकि विलयन है ना, तो इसके अपेक्षा तो गाढ़ा पार्टिकल्स होगा। अब देखिएगा ये पी वायु लिखा हुआ है, तो पी वायु मतलब कि ये वायुमंडलीय दाब है, यहाँ भी वायुमंडलीय दाब है। अब देखिए कुछ देरी के लिए भी इसको भूल जाइए आप, तो क्या है दोनों बराबर दाब है रखा हुआ है, तो बराबर दाब पर देखा गया ऐसे केस में कि विलायक के अणु जो होते हैं, इसका अणु जो है ये गाढ़ा की ओर क्या होते हैं प्रवाहित होते हैं, इधर की ओर प्रवाहित होते हैं।
लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कि इधर से पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे हैं, विलयन की ओर मूव कर रहे हैं, विलायक के अणु जो हैं वो झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। अब इसको हमको मान लीजिए कि रोकना है, तो क्या करेंगे, ऊपर से आप पिस्टन को थोड़ा सा दबाएंगे तो इधर के पार्टिकल्स फिर इधर ये वाला को इधर नहीं जाने देगा। ये एक स्थिति ऐसा आएगा कि यहाँ आकर के रोक देगा, न तो इधर के पार्टिकल्स उधर जा पाएंगे और नहीं तो इधर के पार्टिकल्स इधर जा पाएंगे। तो वह दाब जो इस प्रक्रिया को, ये जो विलायक के अणु को विलयन की ओर जाने से रोकता है, उस दाब को हम लोग परासरण कहते हैं, और परासरण दाब बोलते हैं, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं परासरण दाब। और वह प्रक्रिया जो विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित होता है उसको हम लोग परासरण बोलते हैं। तो यहाँ वही चीज है, जब विलायक एवं विलयन के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात एसपीएम को रखा जाता है, तब विलायक के अणु जो हैं वो झिल्ली से होकर किधर जाते हैं, विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। विलायक के प्रवाह का यह प्रक्रम परासरण कहलाता है, तथा वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है परासरण दाब कहलाता है। यही ना है, अलग से जो हम लगा रहे हैं जिससे रुक जाए उसको परासरण दाब कहते हैं, और इसको बड़ा पाई से सूचित करते हैं। और देखिए परासरण दाब जो है वो दिए गए ताप पर मोलरता के समानुपाती होता है। मोलरता को लोग सी से सूचित करते हैं, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो पाई समानुपाती सीटी लिख सकते हैं। समानुपाती हटता है तो बीच में हम लोग आर देते हैं, तो पाई बराबर सीआरटी होता है। तो सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हम लोग क्या जानते हैं कि मोल यानी कि विलेय की मोलों की संख्या और बटा में आयतन, यही ना हम लोग देखते हैं। तो मोलों की संख्या को N2 भी हम लोग ले सकते हैं और B भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पीछे B लिए हैं, आप B भी ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अब N बराबर क्या होता है, W/M। अब 2 के लिए ले रहे हैं तो W2/M2 हो जाएगा। अगर आप B लेना चाह रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा WB/MB हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, W2 बटा में M2, और V तो है ना, V रह जाएगा और RT है ही। अब M2 यहाँ W2 RT बटा पाई भी, तो इससे हमारा एक फॉर्मूला यहाँ भी हो गया। जहाँ M2 क्या है, आप यहाँ M2 की जगह पर आप MB भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप WB भी ले सकते हैं, सब बात एक ही है। ताप T हमारा ताप है, केल्विन में होना चाहिए। B हमारा आयतन है, लीटर में होना चाहिए। पाई परासरण दाब है, गैस स्थिरांक हमारा है ये R, और इसका वैल्यू होता है 0.083 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो अनुसंख्यक गुणधर्म है वो 4 प्रकार से होता है। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है, इस पे हम लोग को न्यूमेरिकल पूरे चैप्टर को बनाना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।